जी तो जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बड़े एक इंतहाई दिलचस्प टॉपिक पे बात करेंगे। ये प्रॉपर्टी का लेन देन अक्सर हमें इससे दो चार होना पड़ता है। कभी कोई ख़रीद रहा होता है, कभी कोई बेच रहा है, तो उसमें कुछ अच्छी मालूमात, कुछ ज़रूरी चीज़ें जिससे हम बहुत सारे नुकसानात से और बहुत ज़्यादा झंझट और प्रॉब्लम से और फ्रॉड से हम बच सकते हैं, जिनका हमें पता होना ज़रूरी है। और इसके अलावा हम इस बात पे भी बात करेंगे कि क्या कमीशन लेना प्रॉपर्टी डीलिंग में किस तरह से, उसके एवज़ कौन सी सर्विसेज दी जाएं तो वो कमीशन ठीक है, या सिर्फ रेफ़र कर देने से वो कमीशन हम हकदार होते हैं कि कोई प्रॉपर्टी किसी ख़रीदो फरोख्त में हम किस तरह से कमीशन लेते हैं। तो इस लिहाज से बड़ी दिलचस्प होने वाली है ये आज की सिटिंग। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अक्सर देखा होगा, जब भी कोई लेन देन होता है, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदता है तो या बेचता है, तो डॉक्यूमेंट पे या रजिस्ट्री में आपने अक्सर देखा होगा कि मुश्तरी होशियार बाश का लफ्ज़ लिखा होता है। ये समझना ज़रूरी है कि जो ख़रीदार है उसको पहले से कन्वे किया जा रहा है कि वो वेल अवेयर रहे, कानून के मुताबिक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करे, ताकि वो उस किसी किस्म के उसकी जो वो पैसे पे कर रहा होता है या वो प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए जो रकम अदा कर रहा है उस पे उसके साथ किसी किस्म का कोई फ्रॉड ना हो जाए। तो इस लिहाज से हमेशा जिन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, हम उसकी तरफ आते हैं। पहले मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा सा हम इस पे बात कर रहे हैं कि क्या डीलर जो होता है, जो कमीशन एजेंट होता है, जो दो फ्रीकैन को, सेलर और बायर को मिला रहा होता है, क्या उसका हक बनता है कि वो सर्टन अमाउंट ऑफ है परसेंटेज में वो उस पर कमीशन के तौर पे हासिल करे? जी हाँ, ये बिल्कुल बड़ी ही सिंपल, अगर तो वो सादी सी बात सिर्फ रेफ़र कर रहा है। एक बंदा से मैं आता हूँ किसी कमीशन एजेंट के पास, तो उसे कहता हूँ कि यार मुझे प्रॉपर्टी चाहिए इस किस्म की, तो वो मुझे कहता है फ़लाँ एक्स एंड वाई जो है वो बेच रहा है, आप उससे ले लो, तो फिर वो बिल्कुल हकदार नहीं है। क्योंकि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पे हक है, जब वो एडवाइस या नसीहत तलब करे तो उसे खैर खाई की अच्छी एडवाइस, अच्छी नसीहत देना, ये एक मुसलमान का हक है। आप अगर 56-51 सही मुस्लिम की हदीस देखें तो उसमें बड़े तफसील से 6 हकूक़ जो बयान हुए हैं, उसमें शायद चौथे या 5वें नंबर पे ये एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पे हक है। तो सिर्फ इतना सा बता देने का, ये प्रॉपर्टी फ़लाँ के पास है और वो बेच रहा है, या मैं बेचना चाह रहा हूँ तो कोई किसी को बता दे कि वो शबीर उस्मानी भाई ये प्रॉपर्टी बेच रहा है, तो सिर्फ इस बुनियाद पे किसी भी कमीशन एजेंट को कमीशन लेने का हक नहीं है। वो सर्टन चीज़ें हैं, जो सर्टन सर्विसेज हैं, अगर वो पे कर रहा है तो फिर वो सर्विसेज के एवज़ वो जो खिदमात जो सर अंजाम दे रहा है, जिसका बाद में ख़रीदने वाले को और बेचने वालों को भी फ़ायदा होगा। अगर वो उसके पास खुद से टाइम नहीं, वो चीज़ें वेरीफाई नहीं कर सकता, वो उतना कॉम्पिटेंट नहीं है, तो फिर वो सारी चीज़ें किसकी ज़िम्मेदारी है? उस कमीशन एजेंट की है कि वो वेरीफाई करे, ताकि उसको किसी किस्म का, दोनों को प्रोटेक्ट करना, सेलर को भी जिससे वो कमीशन ले रहा है और बायर को भी जिससे वो कमीशन ले रहा है, दोनों को जिससे वो कमीशन ले रहा है उसके ट्रस्ट को, उसकी इन्वेस्टमेंट को, उसकी उस प्रॉपर्टी को, उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, उसके जो राइट्स हैं उसको वो सेव करेगा, उसको महफूज बनाएगा, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो ना हो, लेटर ऑन लीगल हो, प्रॉपर हो। ये सारी चीज़ें अगर वो कर रहा है तो उसमें उसका टाइम भी लग रहा है, कुछ जाने आने पे ख़र्चा भी हो रहा है, कुछ वेरिफिकेशंस पे ख़र्चा हो रहा है, कुछ डॉक्यूमेंट लेने पे ख़र्चा हो रहा है, तो ये सारा काम करने पे वो डेफिनेटली उस सर्टन अमाउंट का हकदार होता है। तो आइए हम चलते हैं, इसमें चीज़ें देखते हैं। अगर आप एक ख़रीदार हैं या सेलर हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और इसी तरह से ये सारी ज़िम्मेदारी जब आप एक ई स्टेट एजेंट हैं या कमीशन एजेंट हैं, सेल्स डील्स करवा रहे हैं सेलर और बायर के दरमियान, तो आपको भी इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा और ये सर्विसेज इंश्योर करनी पड़ेंगी, तो फिर जाके आप कमीशन के हकदार होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि कानून इस बात की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता कि आप किसी से कोई प्रॉपर्टी जायदाद ख़रीदने जा रहे हैं और वो उसके नाम है या नहीं है, आप ये देखे बगैर उसके साथ एग्रीमेंट कर लें। से किसी ए के नाम प्रॉपर्टी है और आप बी के नाम से उससे
डील कर रहे हैं, उसको पैसे दे रहे हैं, उसके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसके साथ इकरारनामा कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल कानून की नज़र में उसकी कोई अहमियत नहीं है। इसलिए अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, नंबर 1 टॉप प्रायोरिटी ये है कि आप उससे तलब करें कि जी आप रिकॉर्ड की फ़र्द लेके आएँ, आप अपने नाम पे कुछ ऐसी चीज़ है या कुछ मुझे ऐसा डॉक्यूमेंट दें ताकि मैं उस पर उसको इंश्योर कर सकूं कि वो आपके नाम है। सम टाइम इस तरह से होता है कि हम इकरारनामा लिखते वक्त ये चीज़ का ख्याल नहीं करते, ये बहुत ज़रूरी है जो बाद में बहुत सारे मसले मसाइल का पेश खामा बनता है। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ का पहले से ख्याल रखें। जैसे ही आप इकरारनामा लिखने जा रहे हैं तो पहले इंश्योर करें कि जिसके साथ आप इकरारनामा कर रहे हैं तो वो असल में उस प्रॉपर्टी का मालिक भी है और डॉक्यूमेंट साथ लगा हुआ है। और सम टाइम इस तरह से होता है कि वो कोई पुरानी फ़र्द दिखा रहे होते हैं, पुरानी भी ना लें, आप फ्रेश फ़र्द लें। अगर कंप्यूटराइज है तो फ्रेश फ़र्द से आपको वेरीफाई हो जाएगा। अगर वो पटवारी से लेके आता है तो आप थोड़ी सी ज़हमत करें उस पटवारी से जाके उसको वेरीफाई कर लें कि वो वाकई में उसका मालिक है। सम टाइम इस तरह से होता है कि ये प्रॉपर्टी मालिक कह रहा होता है ये मेरी ना, सम टाइम तो ऐसा होता है कि एजेंट ही कह रहा होता है कि मेरा वो जी बहुत, आप ये बात कर लें मालिक से, वो तो जो मैं कहूँगा वही कहेगा, तो आप कर लें, मुझसे एग्रीमेंट कर लें। आप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ये ख़तरनाक हो सकता है। और कभी कभार कुछ कहते हैं जी घर की औरतों के, ये मेरी बहन के नाम है, मैं कर रहा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही करता धरता हूँ, तो उसके साथ भी किया हुआ इकरारनामा कानून की नज़र में कोई वैल्यू नहीं रखता। सम टाइम इस तरह का होता है कि बीवी के नाम है तो उसका खामद आके कह रहा होता है मेरे साथ इकरारनामा कर लें। तो बी अवेयर ऑफ दैट, अगर आप जैसे लिखा होता है मुश्तरी होशियार बास, तो बी अवेयर ऑफ दैट कि आपने जब कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदनी है तो जो असल मालिक है आप अपना इकरारनामा उसी से कर रहे होंगे। आगे नंबर 2 पे ये है कि इकरारनामा जब आप लिख रहे हैं तो वो प्रॉपर किसी जो वसीका नवीस है या जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स हैं या जो लायर हैं जो प्रॉपर्टी से डील करते हैं, तो जो प्रॉपर एग्रीमेंट लिख सकते हैं, सेल्स डीड जो बनाते हैं या रजिस्ट्री करवाते हैं, आप उनसे ही लिखवाएं और उन्हें ही प्रॉपर पता होता है कि ये उसमें कौन कौन सी शराइत हैं, किस किस्म की। सम टाइम इस तरह से होता है कि वो बेचने वाला इतना चालाक बनते हैं कि वो लिख देते हैं कि खर्च जो रजिस्ट्री पे जितना भी खर्चा होगा वो मुश्तरी ही पे करेगा, मतलब परचेज़र ही, बायर ही पे करेगा। तो आजकल टैक्सेस में एक गेन टैक्स की बात हो रही होती है कि जो गेन टैक्स है वो बेचने वाले ने पे करना होता है, तो वो चूँकि इकरारनामे में वो लिखा होता है तो इस वजह से वो अब सेलर को करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी रीज़नेबल जो वसीका नवीस है, प्रॉपर जो रजिस्ट्री करते हैं उनसे या किसी लायर से जो प्रॉपर्टी से डील करते हैं उनसे आप इकरारनामा लिखवाएं। नंबर 3 पे बात है जब आप रिहायशी कॉलोनी में ले रही है, कोई भी नहीं पूछता, बहुत रेयर करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। अब आप रिहायशी कॉलोनी में किसी में आप प्लॉट लेना चाह रहे हैं तो ततीमा लगा होता है उसके साथ कि भी ये फ़लाँ एकड़, वैसे तो बहुत सारे एकड़ों की वो कॉलोनी होती है तो खसरा नंबर लिखा होता है कि आपको पर्टिकुलरली फ़लाँ जगह पे आपको प्लाट दिया जाता है। इसका ख्याल रखें वो क्या उसने डेवलपमेंट चार्जेस पे कर दिए हैं उस कॉलोनी की, बिजली के, सीवरेज के, टेलीफोन के और गैस के उसने क्या डिमांड नोटिस पे कर दिए हैं, वो तमाम फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी, क्या उसमें ग्राउंड होगा खेलने के लिए, क्या मस्जिद वहाँ पे होगी, क्या, ये सारी चीज़ों को आप ज़रूर देखें जब भी किसी कॉलोनी में इस तरह से प्लॉट ले रहे हों। तो ये इंतहाई ज़रूरी है, वरना इसमें बहुत बड़ा जो फ्रॉड ये हो सकता है कॉलोनी में आप 200 एकड़ की या इवन 25 एकड़ की भी ले लें, 200 कनाल की एक छोटी सी कॉलोनी किसी ने बनाई है, तो अगर आपने ततीमा लगा हुआ या उसका एग्जैक्ट खसरा नंबर की वो रजिस्ट्री नहीं करवाई है तो शुरू में तो इनिशियल जो फ्रंट पे है वो तो महंगी बहुत होगी, लेकिन मुश्तरका खेवट होने की वजह से अगर वो 200 कनाल में से आपको उसने 5 मरले बेचे हैं तो कोई भी बंदा किसी भी जगह कब्ज़ा कर सकता है, वो उसके इंच का मालिक है। दैट इज़ मुश्तरका खाते का ये एक रूल है, कानून है, वो कानूनी तौर पर एक इंच का मालिक है। तो उसमें बाद में आपको इस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। फिर बहुत ज़रूरी है ख़ास तौर पे ये जो कमीशन ले रहे होते हैं वो उनके मेन
ان فرائض میں شامل ہے کہ کمیشن ایجنٹ جو ای اسٹیٹ کنسلٹنٹ ہے اس کا کام ہے کہ وہ ضرور جا کے چیک کرے کہ کیا اس پراپرٹی پہ جو وہ کہہ رہا ہے، جو سیلر کہہ رہا ہے میں بیچنا چاہ رہا ہوں، اس پہ کوئی حکم امتناعی تو نہیں ہے، کیا اس نے لون تو نہیں لیا ہوا، بینک سے کچھ قرضہ تو نہیں لیا ہوا، کچھ ایسا تو نہیں کہ وہ رہن رکھی ہو، اور کچھ ایسا تو نہیں کہ اس یا مکان ہے تو اس پہ بجلی کا بل ہی لاکھوں روپے میں اور اس وجہ سے میٹر کٹ گیا اور آپ دوبارہ جب بھی لگوانے جائیں گے تو پرابلم ہوگی، تو ڈیفالٹ تو نہیں کیا ہوا، ٹیلی فون کا ڈیفالٹ تو نہیں کیا ہوا۔ یہ ساری چیزوں کو ذمہ داری ہے ای ایجنٹ کی کہ وہ ای اسٹیٹ ایجنٹ کی کہ وہ اس کو دیکھ کے پھر سیلر کو بتائے کہ یہ ہر قسم کے حکم امتناعی اور رہن اور قرض اور پلج، بینک پلج، اور ایون کوئی یوٹیلیٹی بل، کو مکان ہے تو اس کے یوٹیلیٹی بل کا نا دہندہ یا ڈیفالٹر نہیں ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اب ہم تھوڑا سا ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں، جب آپ اقرار نامہ جو نمبر 5 ہے جو ایگریمنٹ ٹو سیل ہوتا ہے، اب بعد میں ڈیڈ تو سیل ڈیڈ یا رجسٹری تو بعد میں ہوگی، لیکن پہلے اقرار نامہ ہوتا ہے، تو اقرار نامے میں جو شرائط ہیں، جیسے میں پہلے عرض کرتا ہوں، اب اقرار نامے کو ہم تفصیل سے تھوڑا سا دیکھتے ہیں، جو شرائط ہیں وہ ڈیفینیٹلی آپ پڑھیں اور جو بھی اس میں چیزیں ہوں ان کو ڈسکس کر لیں اور وہ لکھوائیں ضرور کسی نہ کسی مستند آدمی سے جو ساری چیزوں کو جانتا ہو کہ یہ ایک پیمنٹ ہو رہی ہے، اتنی اپ فرنٹ ہے اور یہ والی پیمنٹ فلاں ڈیٹ کو ہوگی، اس اگر نہیں ہوئی تو کیا ہوگا، اور ہو گئی تو اگر انہوں نے ہمارے نام ٹرانسفر نہ کرائی تو پھر کیا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ایگریمنٹ ٹو سیل کا حصہ ہونی چاہیے۔ اور پھر ہم سب سے بڑی جو غلطی کرتے ہیں کہ ہم وہ ایڈوانس دیتے ہوئے ہم وہ اس کے 20% سے بھی کم کا ایڈوانس ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ 10-20% سے کم کا جو ایڈوانس ہے اس کی بھی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے۔ یو مسٹ پے ایٹ لیسٹ 20% اس کا اپ فرنٹ یا جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے اس کا۔ آپ اگر فرض کریں میں 1,00,000 روپے کی کوئی چیز لیتا ہوں اور میں ایڈوانس دے رہا ہوں 5,000 روپیہ صرف، تو وہ 20% نہیں بنتا اس کا 1,00,000 کا۔ تو مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میں اسے کہوں کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ میں 5,000 روپیہ تو آپ کو ایڈوانس دے رہا ہوں، لیکن ہمارا ڈیل ہوئی ہے 1,00,000 روپے میں، تو ہم اقرار نامے میں کیا لکھیں گے، 25,000 روپے میں نے آپ کو دیے ہیں اور ٹوٹل ہماری ڈیڈ کتنے میں ڈن ہوئی ہے وہ ہم لکھیں گے 1,20,000 میں۔ تو 1,20,000 میں اگر 25 اس نے لے لیا تو اس کا بیلنس کتنا بچے گا، 95,000۔ اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ 1,00,000 کی ڈیڈ فائنل کر لیں اور 5,000 روپے ایڈوانس لکھ لیں تو بھی وہی بات ہے، اور 1,20,000 کی ڈیڈ فائنل کریں اور اس کو ایڈوانس میں 25 لکھیں تو اس کی بقایا اماؤنٹ جو ہے دونوں کیسز میں 95,000 ہی بچے گی، تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ کی سائڈ سیو ہو جائے گی کہ آپ 20% کا اس کا تقریباً اپ فرنٹ جو ایڈوانس دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہم سٹامپ پہ اتنی لاکھوں روپے کی، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا 40-50 لاکھ کی پراپرٹی تو خرید لی ہے، لیکن سٹامپ کے لیے ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی 200 روپے پہ لکھ دیں، یار 500 روپے کا ملتا ہے تو اس پہ لکھ دیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ ایگریمنٹ ٹو سیل یا اقرار نامہ جو ہے وہ پراپر اسی کی قیمت پہ لکھیں۔ آج کل تو سمپل ہے، 12,000 روپے کا پنجاب بینک سے سٹامپ ملتا ہے پورے پنجاب میں، اور پلس ایک اس کی مالیت پہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے 0.001%۔ آئی مین ٹو سے کہ اگر 1,00,000 کی مالیت کی کوئی آپ ڈیڈ کر رہے ہیں تو اس پہ 100 روپیہ وہ ہوتا ہے، تو جتنے لاکھ کی آپ ڈیڈ بنا رہے ہیں اتنے 100 روپے ایڈ کر کے آپ سٹامپ کی لیں، تو سٹامپ کی مالیت جو ہے وہ میچ کرنی چاہیے آپ کے اقرار نامے سے۔ اسی طرح سے اس کو درج ضرور کروائیں۔ سم ٹائم وہ اگر بٹریل کر جاتا ہے، اپنے اس سے کہے سے مکر جاتا ہے جو آپ کا سیلر ہے، تو آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں، 2 گواہ ہوتے ہیں اور ان کے بھی کبھی کبھار انگوٹھے میچ نہیں ہو رہے ہوتے، وہ کبھی اویلیبل نہیں ہوتے، تو اس کو رجسٹر کرائیں، پراپر آپ رجسٹرار کے سامنے پیش ہوں، وہ بھی پیش ہوں، ان کی تصویریں بنے گی، ایک کاپی وہاں پہ رجسٹرار کے پاس پڑی ہوگی، بھلے 2-3-4 روپیہ آپ کا لگ جائے گا، بٹ وہ آپ کی سیف ہو جائے گی۔ وہ اب آپ نے اقرار نامہ کر لیا، اب آپ نے پوری رقم واپس دینی ہے، اور وہ پراپرٹی آپ کو سے آپ نے 20% تو اس کا پے کر دیا، تو وہ بہت ڈینجرس ہو جاتا ہے اگر وہ بٹریٹ کر جاتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے۔ تو آپ اس کو ضرور
सब रजिस्ट्रार के सामने जाके रजिस्टर्ड करवाएं। वो खुद जाएगा, उसकी फ़ोटो बनेगी, एक इस इकरारनामे की एक फ़ोटो कापी वहाँ पे जमा होगी, जो रिकॉर्ड का हिस्सा होगी वो आपको बेनिफिशियल होगी। और एटलीस्ट अगर आप ये नहीं भी करना चाहते तो आप इसको नोटरी के पास ज़रूर दर्ज करवाएं। ओथ कमिश्नर, होप यू अंडरस्टैंड कि आप ओथ कमिश्नर होता है जो सिर्फ वेरीफाई करता है कि मैंने ओरिजिनल सीन कर दिया। एक नोटरी पब्लिक भी होता है, वो भी कोर्ट में ही बैठता है। तो नोटरी पब्लिक जो होता है वो अपने रजिस्टर में बाकायदा एक नंबर लगा के उस इकरारनामे को दर्ज करता है और उसकी फ़ोटो कापी भी अपने पास रखता है, और उन दोनों के अपने रजिस्टर में अंगूठे लगवाता है, सेलर के भी और बायर के भी। तो एटलीस्ट ये ज़रूर करें जब आप इकरारनामा करने जा रहे हो तो उसको कम से कम नोटरी के पास रजिस्टर ज़रूर करवा दें। तो यहाँ तक होगी अब इकरारनामे की बात। आगे नंबर 7 पे है कि आपका बहुत ज़रूरी है कि कोई प्रॉपर्टी अगर परचेज़ करने जा रहे हैं तो उसकी आप जाके मौके पे मेजरमेंट ज़रूर करें। उसकी मौके की पैमाइश जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। और अगर आपका ईज स्टेट एजेंट है जिसने कमीशन लेना है तो फिर ये उसकी भी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि से 5 मरले की अगर वो कोई प्रॉपर्टी दिलवा रहा है आपको, तो वो जाके एग्जैक्टली उस डॉक्यूमेंट के मुताबिक उसको देखे कि क्या मौके पे वो पड़ी हुई है, क्या पैमाइश उसकी उतनी ही बनती है। ये अक्सर होता है कि हमारी प्राइवेट कॉलोनियों में इस तरह से एक लैंड में मुसलसल घर होते हैं, तो हमारी आदत है हम वो 5 मरले या 10 मरले जो हमने ख़रीदा होता है हमारा उससे एक सेटिस्फेक्शन नहीं होती, हम तो 1 इंच उससे आगे रखेंगे, थोड़ा सा सिसका के थोड़ा सा और कवर करने की कोशिश करेंगे। माज़अल्लाह अल्लाह माफ़ फरमाए हमें और हमें हदायत दे, हम वो कर रहे होते हैं। ये कॉमन सी एक प्रैक्टिस है। तो अगर 25 घर इस तरह से बने हुए हैं तो जो 26वां घर है वो डेफिनेटली कई दफ़ा आधा मरला हो, कई दफ़ा एक मरला तक कम होते हैं। तो वो आपको मौके पे जाके ई एजेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपको भी मौके पे उसकी मेजरमेंट ज़रूर लेनी चाहिए। अब आते हैं नंबर 8 पे है, जो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाली बात है, वो है रजिस्ट्री। अब जो सेल डीड है, अब वो टाइम आ गया, अब आपने वो उसकी रजिस्ट्री करवानी है। तो उसके लिए आप डेफिनेटली रजिस्ट्री जब करवा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको ख़ास चंद चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। एक चीज़ तो एजेंट अक्सर कहते हैं कि आपने तो भाईजान ये इन्वेस्ट किया कुछ दिनों के लिए, तो आप रजिस्ट्री ना करवाएं, ये फ़ीस बच जाएगी, हम आपको उनसे मुख्तार ख़ास आम ले लेते हैं, आप मालिक से मुख्तार आम ले लें तो रजिस्ट्री करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल ऐसा नहीं कीजिएगा, इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। वो आपको मुख्तार आम दे के अगर बिट्रेड कर देता है तो कानूनी लिहाज से उसने आपको सिर्फ इस बात का इख्तियार दिया था कि प्रॉपर्टी उसी की है, आप सिर्फ उसकी बिहाफ पे बेच सकते हैं, ये उसने इख्तियार दिया था मुख्तार आम में। लेकिन ये नहीं कहीं पे भी आपने तो सारी पेमेंट करके सिर्फ उससे मुख्तारनामा ले लिया, ये बहुत बड़ी गलती है। भले आपने वो बेचना भी है तो उस चंद कुछ हज़ारों की जो फ़ी है उससे उसको अवॉइड करने के लिए आप इस तरह हरगिज़ ना करें कि सिर्फ उसका मुख्तार आम ले लें और वो कहें कि सारी पेमेंट कर देंगे, ये तो हमने इस पर ट्रस्ट कर लें। क्यों ट्रस्ट कर लें भाई? जब फ्रॉड हो जाता है तो साल हर साल वो फिर धक्के खाने पड़ते हैं कोर्ट्स के, वो बुरे हैं। इससे बेहतर है अभी से 4 आने उस पर खर्च कर लें। तो मुख्तार आम है, मुख्तार ख़ास, ये बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। फिर अगर उसकी बैड इंटेंशन ना भी हो, ये तो परफेक्ट बात है ना कि किसी वक्त भी किसी को मौत आ सकती है। द मोमेंट जिसने आपको, जिसके नाम प्रॉपर्टी और उसने आपको मुख्तारनामा दिया, जिस वक्त द लम्हा, वो मोमेंट जिस वक्त उसकी डेथ होगी, फौरी तौर पर वो प्रॉपर्टी वापस उसको चली जाएगी, उसके वारसान में डिवाइड हो जाएगी। फिर उनके वारसान चाहें तो आपको दे दें, चाहें तो वो कहेंगे हमें तो पता नहीं है, हम कैसे इस बात पे बिलीव कर लें। तो ये वाली गलती जो हम अक्सर करते हैं वो नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा रजिस्ट्री को जब लिखवा रहे हो तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि वो तमीम का हवाला दिया जाए, उसका तमीमा साथ लगाया जाए, उसका हदूद दरबार रजिस्ट्री का कि वो कहाँ पे वाक़या है, उसको कितने कूचे लगते हैं, कितनी गलियां हैं उसके, अगर 2 गलियां हैं तो उसकी मेजरमेंट कितनी है। तो यूँ समझे कि प्लॉट आपका वो नहीं होता जिसमें आप ख़रीद रहे होते हैं। असल में प्लॉट आपका वो होता है जितनी आगे गली भी है उसको भी आप उसमें काउंट करेंगे। जब आप से मेरा ये प्लॉट है तो मेरे सामने इस तरफ 30 फुट गली है, तो दाएं तरफ अगर रजिस्ट्री होगी उनकी 20 फुट है तो मेरे सामने उन्हें 30 फुट ही छोड़नी पड़ेगी।
चूँकि मेरी रजिस्ट्री में मेंशन है कि 30 फुट कूचा है मेरे फ्रंट पे, तो ये बहुत ज़रूरी है कि कितनी गली है, दाएं में कौन है, कितना प्लॉट है, बाएं में कौन है, ये हदूद दरबा उसका मेंशन होना बहुत 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 ज़रूरी है। इसी तरह से हम जब पेमेंट कर रहे होते हैं तो हम कर रहे होते हैं कि जी रजिस्ट्री से कम, वो तो सॉरी जो जितने के हम ख़रीद रहे होते हैं उससे कम की हम रजिस्ट्री करवा रहे होते हैं फीसेस से। तो अगर आप यूँ करवा रहे हैं तो फिर भी फाइनल एग्रीड पेमेंट जो है वो एक डॉक्यूमेंट ज़रूर बना लें कि हमने ये रजिस्ट्री तो हो गई से मैंने प्रॉपर्टी ख़रीदी थी 30 लाख की रजिस्ट्री मैंने 10 लाख में करवा ली, तो लेकिन आपने पेमेंट कितनी किया उसको 30 लाख, तो वो सेलर और बायर का दोनों का एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। फाइनल एग्रीड पेमेंट क्या हुई थी वो एक डॉक्यूमेंट ज़रूर होना चाहिए। वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्स में आपको प्रॉब्लम करेगा। अगर आपके पास वो नहीं होगा तो वो डेफिनेटली आपके लिए प्रॉब्लम होगा। आप उनसे वो ज़रूर लिखवा लें कि हमारी एक्चुअली कितने में वो डीड कितने में हुई, कितनी आपने उनको कैश में पेमेंट की है। तो ये एक डॉक्यूमेंट भी बहुत ज़रूरी है। ये आजकल की चीज़ें बिल्कुल इस तरह से हैं कि वो वाज़े हैं, कहीं पे भी आप इस तरह से नहीं कर सकते कि वो किधर है। तो तमीमे का मैं बता चुका कि तमीमा होना चाहिए, खसरा नंबर किस में से वो प्लॉट या कुछ वो लिया जा रहा है। इसी तरह से गली में कितनी है, हमसाया गेट कितना है, मकान है, हदूद दरबा कितना है, उसका महल्ले वकूफ़ वगैरह रजिस्ट्री में होना ज़रूरी है। और आप मुख्तारनामा नहीं लेंगे, आप हमेशा जाएंगे उसकी रजिस्ट्री की तरफ। इसी तरह से जब रजिस्ट्री के वक्त पे आप अदायगी कर रहे हैं तो समटाइम आपको वो एजेंट ही, कमीशन एजेंट ही कह रहा होता है कोई बात नहीं, आप मुझे पेमेंट दे दें, ये मेरे पास तो उसका पावर भी है, उसने मुझे इख्तियार दिया हुआ है, तो आप मुझे पेमेंट कर दें। तो कभी एक तो कैश पेमेंट नहीं करें। दूसरा, आप अगर एजेंट के पास अथॉरिटी है भी तो आप उसको पेमेंट नहीं करें, उसको बजाय उसको पेमेंट करने के लिए पे ऑर्डर बनवाएं बैंक से, बैंक की ट्रांजैक्शन करें। और चेक से भी नहीं, वो चेक भी नहीं मानती आजकल गवर्नमेंट जो है, वो चेक नहीं मानेगी, आपका टैली नहीं होगा। आप उसको करेंगे पे ऑर्डर, बैंक की तरफ से पे ऑर्डर बनवाएंगे उसके नाम का जिसके नाम से आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं। तो ये बड़ी आसानी से टैली हो रही है। आपने 30 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी खरीदी तो वो आपके बैंक अकाउंट से 30 लाख रुपया डिलीवर हो गया उसके अकाउंट में। किसके अकाउंट में? जो उसमें उसका CNIC नंबर भी आ रहा होगा, पे ऑर्डर बनेगा तो सारी चीज़ें उसमें आ रही होंगी, तो वो उसके अकाउंट में, आपके अकाउंट से उस बंदे के अकाउंट के उसके नाम पे वो शिफ्ट हो गई प्रॉपर्टी, पेमेंट जो है आपके बैंक से, और उसके बदले में उतने का एसेट, वो जो प्रॉपर्टी है वो आपकी एसेट शीट में डिस्प्ले हो जाएगा। तो सिंपल एक ट्रांजैक्शन होगी, इसमें कोई ऐसी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो लास्ट नंबर 10 पे यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हो जाती कि आपने रजिस्ट्री करवा ली तो दैट्स एनफ, सेल्स हैज़ बीन डन। नो डाउट ये सेल्स डीड है, बट स्टिल जिसने आपको बेची है, गवर्नमेंट के माल के महकमा माल के रिकॉर्ड में उसी का नाम आ रहा हो। तो अब लास्ट जो उसका इवेंट है वो है आपने इंतकाल दर्ज करवाना है। जो पुश करेंगे आप उस अपने रजिस्ट्री वाले जो एजेंट है वो उसको पुश करेंगे कि मुझे इसका इंतकाल दर्ज करवाएं, उसकी फ़र्द इंतकाल की या इंतकाल की कॉपी भी। ये बहुत क्रिटिकल है, अनटिल अनलेस कि वो ट्रांसफ़र ना हो आपके नाम पे। वो रजिस्ट्री जो है एक डॉक्यूमेंट तो है जो इस बात का प्रूफ है कि यू हैव पेड द प्राइस, और उसने एक्सेप्ट भी किया रजिस्ट्रार के सामने कि जी मैंने पेमेंट ले ली है, लेकिन इंतकाल करवाना भी उसका बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिनका अगर आप ई स्टेट एजेंट हैं तो आपको इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आप वॉच करें उसके इंटरेस्ट को जो जिससे भी आप कमीशन ले रहे हैं। अगर आप बायर की तरफ से हैं, ख़रीदार की तरफ से हैं, तो आप उसके तमाम जो उसके इंटरेस्ट हैं, जो उसके मामलात हैं, जो टेक्निकली जो उसके लिए कल को प्रॉब्लम हो सकते हैं उसको कोर्ट में, और उसके साथ फ्रॉड का बायस बन सकते हैं, इन सब को आप कैटर करें और उसको ज़ीरो कर दें। तब आप जो कमीशन ले रहे हैं वो आपकी सर्विसेज, इन्हीं सर्विसेज के बदले में होगा। वो एक कीमत होगी, एक प्राइस होगी उसकी जो आप सर्विसेज दे रहे हैं, जो खिदमात आप दे रहे हैं। उसमें आपका फाइनेंशियल भी कुछ ना कुछ लग रहा होगा, उसमें आपका टाइम लग रहा होगा, आप पेट्रोल डाल के जा रहे होंगे। तो इस पर्सपेक्टिव में वो कमीशन बिल्कुल आप पे जायज़ होगा। इसी तरह से अगर आप
سیلر کی طرف سے ہیں، بیچنے والے کی طرف سے، تو اس کو بھی واچ کریں گے، اس کی پیمنٹ جو ہے وہ پراپر جو طے ہوئی ہے وہ اسی طرح سے اس کے اکاؤنٹ تک پہنچے، اس کے پاس پہنچ جائے، تاکہ اس کو کسی قسم کی بودریشن نہ ہو۔ تو یہ دونوں چیزیں جب آپ کر لیں گے تو پھر آپ دونوں سے حقدار ہوں گے کمیشن لینے کے۔ امید ہے کہ یہ بڑی اچھی معلومات رہی ہوں گی، اور شاید عام آدمی کو تھوڑی ہیلپ بھی ملے گی اگر اس کو وہ دیکھیں گے تو سمجھیں گے۔ تو یہ ویسے تو روٹین میں ہر انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہی رہتا ہے، تھوڑی سی لمبی بات ہوگی ہے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔